औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। 10 करोड़ से ज़्यादा आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, 2 करोड़ जाने वाले, मिडिल क्लास पिस चुका, वो भी गुर्बत की तरफ जा रहा। लेकिन हमारे मुआशी इशारे बढ़ रहे हैं। मुआशी इशारे ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन जो कभी एवरेज 30 से 50% के दरमियान थी, वो कम हो के सिंगल डिजिट आ गई, वो 5 से 10% के दरमियान आ गई। मुआशी इशारे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो $17 बिलियन तक पहुंच गए। मुआशी इशारे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब कमर्शियल बैंकों से लोन नहीं ले रही। मुआशी इशारे ये कह रहे हैं कि जो हमारा IMF प्लान अप्रूव हुआ है उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टैक्स के अहदाफ हासिल कर सकें जो हमने IMF के साथ कमिट किए हैं, ताकि हमारे लोन्स रीस्केजुअल आसानी से हो सकें। हमारे मुआशी इशारे ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त तरक्की की राह पर चल रहे हैं। ये मुआशी इशारे शॉर्ट टर्म हैं या लॉन्ग टर्म हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जो हम पे आ रही हैं मिसाइल की वजह से या किसी और हीलो बहानों से, उसकी क्या वजह है। तीसरी तरफ एक उड़ान, एक नया प्रोजेक्ट है जिसके तहत $60 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है। डिटेल तो आ जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब देंगे। क्या ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है या सिर्फ ये भी एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी? क्या हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम 12-13 करोड़ अवाम जो गुर्बत की लकीर के करीब करीब पहुंचे हुए हैं उनके लिए कि मुसलसल लगातार कंसिस्टेंट रोजगार आएगा? क्या वो कमाने की पोजीशन में होंगे? क्या वो इंटरनेशनल जो रूल ऑफ थंब है कि 3 से 4 साल की कमाई के सेविंग के बाद घर ले सकेंगे? ये सब सवाल करेंगे हम। आज हमारे साथ मेहमान हैं मंसूर आफरीदी साहब, वो हमें जवाब देंगे इन तमाम सवालों का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया वंस अगेन। मंसूर आफरीदी साहब, मर्दान का क्या हाल है? टेम्परेचर कैसा है और आपको सर्दी कम क्यों लग रही है? हाँ, टेम्परेचर तो भी कम है और जो आबो हवा है वो तो काफी ठंडी है। तो लेकिन सर्दी कम क्यों लगती है आपको? मुझे बताएं, सर्दी तो ज्यादा लगनी चाहिए ना जो टेम्परेचर चल रहा है। हाँ, सर्दी तो आपको पता है जो मुल्क के हालात है उसी की वजह से कम लग रही है, बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी तो ठंड बहुत है, मुल्क के हालात में इस तरह इश्तियाल दिलाया हुआ कि आपको ठंड ही नहीं लग रही। हाँ, ठंड ही नहीं लग रही। और ये तकरीबन हर शहरी का और हर जो पाकिस्तानी है मुहब्बे वतन उसका यही आलम है। सर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब ये सोचते हैं कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। कभी आज 60-70 की दहाई में वालिद साहब अपने बच्चों के लिए जायदादें छोड़ के जाते थे हलाल की कमाई से, और आराम तो खैर अलग ही है, लेकिन आज हलाल की कमाई से कोई वालिद, कोई बाप जो कारोबार, छोटा मोटा कारोबार कर रहा है या सैलरी पे काम कर रहा है, उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो अपनी औलाद के लिए एक खास को रीजनेबल बच्चों के लिए हर एक के लिए एक एक घर भी छोड़ के जाए। ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन। आप क्या समझते हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? जी, आपने जिस तरह शुरू में बड़ा अच्छा तमहीद आपने बात दी और वो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो उसका तो हमें पता है कि वो बेहतर हैं। उस पर हम डिबेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हुकूमत के फिगर्स भी हैं और IMF की भी है कि वो आपका जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कम हो गया है, बल्कि कुछ महीनों में वो सरप्लस आया है। आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। लेकिन ये किताबी बातें हैं। किताबी बातें भी इन अ सेंस, मैं आम आदमी की बात नहीं करूंगा, मैं एक टेक्निकल इकोनॉमिस्ट की बात करूंगा। वो किताबी बातें इसलिए हैं कि अगर हम कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट ये कम नहीं हुआ कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो कोई 75-80 अरब डॉलर थी और हमारे एक्सपोर्ट 60-70 अरब डॉलर पे चली गई है, इसलिए कम। ये इसलिए नहीं हुआ है, वो इसलिए कम हुआ है कि हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन इतनी लगा दी है। यानी स्टेट बैंक जो है वो LC'यां नहीं खुलवा रहा,
बाकी जो रेमिटेंसेस होते हैं उनको रोका जाता है, आउटवर्ड जो हमारी रेमिटेंसेस जाती हैं। तो आपने टाइट करके, स्क्रू टाइट करके इंपोर्ट्स को कम करके ये दिखाने की कोशिश की है कि आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सही हो गया। हालांकि ऑर्गेनिकली नहीं हुआ। ऑर्गेनिकली तो तब होता जब आपके ओवरसीज रेमिटेंस बढ़ते, आपके एक्सपोर्ट बढ़ता और आपके आईटी सर्विस बढ़ते। वो तो बढ़े नहीं है। और बदकिस्मती के ये मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 से 35 अरब डॉलर में फ्लक्चुएट होती है। कोई 1-2 अरब डॉलर, अभी देखें ना कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि 30 अरब डॉलर से कोई हुकूमत आती है और उसको 33 कर देती है, तो वो शाहियाने बजाते हैं कि जिस तरह आपने पिछले नवाज शरीफ साहब में दौर में भी देखा, इमरान खान साहब में बड़े शायाने बजाय कि हमारी एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर हो गई। तो 3 अरब डॉलर देखे ना, आजकल जो बिलियनियर्स होते हैं उनके किटी में 2-3 अरब डॉलर पड़े होते हैं। मुल्क के लिए तो 2-3 अरब कोई बात नहीं है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक म्यूजिकल चेयर पे बैठी हुई हैं जो पिछली 7 दहाइयों से एक आ रही है, दूसरी जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी आ रही है, तीसरी से चौथी, पांचवी, छठी, ये पॉलिटिकल पार्टीज म्यूजिकल चेयर की तरह खेल रही हैं। लेकिन वो पॉलिसीज जो पाकिस्तानीज को हर्ट कर रही हैं, ये पाकिस्तानीज को बेनिफिट पहुंचाने में रोक रही हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है। एक वो पॉलिसीज वही हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट में और बाकी जो इंपोर्ट में और जो ट्रेड डेफिसिट जो आपने बताया उसके जो शारिये हैं वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस के साथ चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाकिस्तानियों को नहीं दे रहे। तो क्या सर ये हमारे शहबाज शरीफ साहब कुछ काम नहीं कर रहे इसके ऊपर कि हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले आए ताकि ये जो एक कंसिस्टेंसी चली आ रही है म्यूजिकल चेयर में, जो हमारी पॉलिसीज एक कंसिस्टेंटली पाकिस्तानियों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, कोलैटरल डैमेज दे रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला रहे? सुना है कि आज कोई पॉलिसी ला रहे हैं वो। हाँ जी, आज वो उड़ान पॉलिसी है वो ला रहे हैं, उस पर डिबेट तो करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए हो रही हमारी पॉलिटिशियन, इनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में तो कंसिस्टेंसी है लेकिन मुल्क में कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं आपको 1-2 हफ्ते पहले एक हमारे खित्ते में बहुत बड़ा वाकया हुआ है। एक बहुत बड़े लीडर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह फौत हो गए थे 3-4-5 दिन पहले। अब जब वो फौत हुए उन पे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं काफी, और उनके सारी रियासत ने उनको स्टेट ऑफ ऑनर उनको रुखसत किया। तो उनके फिगर में देख रहा था तो वो उनका जो पर्सोना था, वो कहते हैं ना किसी एक बंदे ने, बड़े इकोनॉमिस्ट थे वेस्टर्न, उन्होंने उनके ऊपर ट्वीट करके ऊपर लिखा था कि जो पॉलिटिशियन होता है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और जो लीडर होता है वो अगली सेंचुरी के बारे में सोचता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने अगली सेंचुरी के बाद, अब मैंने उस 1991 जब इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज लिया तो मैंने हिंदुस्तान की फिगर देखी, मैंने खुद जाके वहां पे चेक किया तो उनके रिजर्व थे 6 अरब डॉलर, उनकी एक्सपोर्ट थी 17 अरब डॉलर, यानी हमारे रिजर्व है 10 अरब डॉलर और उनके थे 6 अरब डॉलर। हमारे एक्सपोर्ट है 30 अरब डॉलर, उनके एक्सपोर्ट थे 17 अरब डॉलर। लेकिन उन्होंने जाके पार्लियामेंट में जो आखिरी स्पीच दी पहले एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए और लाइसेंस राज का खात्मा किया और बेटर गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर लाए, तो आज वही मुल्क है। यानी उन्होंने कोई मरीज पे तो कोई नहीं गया, मरीज पे भी तो जा चुके हैं, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस उन्होंने प्रेजेंट किए। जब आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन प्रेजेंट किए, आज उसी मुल्क के एक्सपोर्ट है सर 800 अरब डॉलर और रिजर्व है 650 अरब डॉलर। अब वही मैं आपको कह रहा हूं ना कि हमारे यहाँ 3 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट बढ़ने पे शायाने बजा रहे हैं और वो अपने एक्सपोर्ट को, हिंदुस्तान अपने एक्सपोर्ट को 17 अरब डॉलर से ले जाके 850 अरब डॉलर पे जा चुका है। ये क्यों हुआ है? ये नहीं कि नरेंद्र मोदी अभी जो लीडर आए इन्होंने किया है या इन पे से पहले जो वाजपेयी थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उनके पीछे उनके प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, वो एक कहते हैं आहीनी दीवार बन के पीछे खड़े थे। उन्होंने उनको कहा कि चाहे मुझे अपना पॉलिटिकल वोट भी इस पे गंवाना पड़े, जीरो होना पड़े, आप रिफॉर्म करें डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और उसका नतीजा ये है कि उसके बाद तो वो इलेक्शन हार गए लेकिन हिंदुस्तान जीत गया। तो हमारे यहाँ यही है
कि यहाँ पे फ्री बीज दी जाती हैं, यहाँ पे लोगों को लैपटॉप्स दिए जाते हैं, फ्री कार्ड्स दिए जाते हैं, फ्री मेट्रो राइड्स दिए जाते हैं, लेकिन मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही। अब आपने जिक्र किया कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उड़ान, और वो आज ऐलान करने वाले हैं उड़ान स्कीम का, और उसमें उन्होंने दो चीजें एक रखी हैं। एक सर, तो उड़ान से पहले जो आपने इंडिया की बात की है कि इंडिया ने तरक्की की, $17 बिलियन से $800 बिलियन की एक्सपोर्ट ले गए। हम पाकिस्तानी $20-22 बिलियन से शुरू होते हैं, 30-33 पे आके खुशियां मनाते हैं। उसकी वजह यह कि जो सर हमारी गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म मेजर पे बिलीव करती है कि इस साल हमारी इंक्रीज हो गई है, और उसको ये नहीं पता होता कि जो इस साल इंक्रीज हुई है उसके पीछे हमने लॉसेस क्या किए हैं, उसके पीछे हमारी अगले साल की एक्सपोर्ट्स कितनी हर्ट होगी। जो इंपोर्ट पे उन्होंने बैन लगा दिया उसकी वजह से अगले साल एक्सपोर्ट कितनी हर्ट होगी, उसकी वजह से कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। देखिए, बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने शॉर्ट टर्म गेन्स उस पे तो जाती हैं, लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगली सेंचुरी के बारे में सोचा, ये अगली दहाई के बारे में नहीं सोच रहे। ये कहते हैं अगला इलेक्शन जीतने की जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है और अपना गन दूसरे पे डाल दें, उसी म्यूजिकल चेयर में तो हम चल रहे हैं सर। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इस म्यूजिकल चेयर से निकलने के लिए कोई करेगा? जो आज अभी उड़ान की बात करने लगे, इस पे जरा फोकस कीजिएगा जरा। बात आपकी 100% सही, और मैं एग्री करता हूं कि असल तो जो रिफॉर्म्स होती हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होती। अब आपने जिस तरह कहा कि आज करेंगे कि नहीं, तो देखे ना, वो कहते हैं ना, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज तो वर्ड्स होंगे ना, आज तो अल्फाज की हेर पेर होगी, आज तो अल्फाज का खोखा धंधा चलेगा। आप देखेंगे टीवी चैनल पे हेर फेर ही चल रहा है पिछले 70 सालों से। हाँ, ऐसे ही आपने 100% सही बात की है, और आज भी वही अल्फाज का हेर फेर चलेगा। अगर इन्होंने संजीदगी होती इनके पास और इन्होंने कोई रिफॉर्म्स लाना होता तो इससे पहले कुछ एक्शंस लेते, ताकि लोगों को नजर आता ना कि ये जो कह रहे हैं कि हमने $60 अरब तक एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो एक्सपोर्ट किस किस्म की? दो ही किस्म है ना। आईटी का इन्होंने अलग जिक्र किया, एक है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हम क्योंकि एग्री मुल्क हैं, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए आपके पास राइस है, गंदम है, आप तो अब गंदम खैर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये फोकस होना चाहिए कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? कंपिटिटिव रेट आप कैसे देंगे जब आपकी प्रोडक्ट सस्ती होगी ग्लोबली? चाइना क्यों छाया हुआ है दुनिया में? क्योंकि उसकी हर चीज सस्ती है, तो वो लोग उसको बाय कर रहे हैं, परचेसिंग पावर लोगों की है। तो लेकिन अगर आपने यूरिया, आप देखे ना, एक डेलीगेशन आप आया था हिंदुस्तान से, करतारपुर और फिर ये शेखोपुरा भी गया और लाहौर भी आया, उनमें एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सिख थे, वो वहां पर जो ईस्ट पंजाब है, जो इंडियन पंजाब, वहां से बिलोंग करते थे। उन्होंने उनसे किसी ने जाते जाते पूछा कि आप बताएं ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा बाकी छोड़े हाई फाई चीजें, आईटी एक्सपोर्ट जो शहबाज शरीफ करने वाले, बाकी इंडस्ट्री। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर की मिसाल ले लें, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यूरिया डीपी, सॉरी कह रहे पाकिस्तान के यहाँ यूरिया डीपी जो है वो 4,500 रुपए, 4,500 रुपए एक बोरी, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 250 रुपए की। तो आप कैसे हमारे साथ मुकाबला कर सकते हैं? अब हमारी फसल जब जाएगी, राइस, पेडी या बाकी मिर्च मसाले, तो अब पाकिस्तानी वो मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो आपको तो पहले इनपुट्स कम करनी पड़ेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब को 5 साल मंसूबा देने के बजाय पहले ये करते कि जो यूरिया डीपी है इसको नीचे लाने की कोशिश करते। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो ट्यूबवेल पे हमारी काफी जमीनें हैं, ट्यूबवेल पे काश होती हैं, बिजली का बिल वहां पे फ्री कर देते। किसानों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, अव्वल तो फ्री होने चाहिए लेकिन चलो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे कर्जों की फराहमी करते। फिर हम समझते हैं शहबाज शरीफ के उड़ान की स्कीम को कि भाई आपने ये चीजें कर दी है, अब आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीजें किए बगैर आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? ये तो 5 साल मंसूबा, तो मुझे अभी भी याद है कि कहते थे कि अयूब खान का 5 साल मंसूबा साउथ कोरिया लेके चला गया, और साउथ कोरिया कहां पहुंच गया और पाकिस्तान माशाल्लाह कहां पहुंच। ये 5 साल मंसूबे तो हर 5 साल बाद आते रहे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर, इसमें जो आपने बात की है इनपुट जो कॉस्ट की जितनी इनपुट है उसमें तमाम तो माफियाज हैं।
सरकारी रेट कुछ और है, जो किसान को रेट मिल रहा है वह कुछ और है, और किसान जिस रेट पे पेमेंट कर रहा है वो कुछ और है। वो जो यूरिया खाद, डीएपी, जो भी खाद निकलती है जिस मर्जी फैक्ट्री से निकले, जो पाकिस्तान में या इंपोर्ट हो, उसकी प्राइस किसान तक पहुंचती है तो वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें 70-60% सूद भी शामिल होता है। इन तमाम चीजों की वजह, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम तो कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से देखिए, हम आज भी बहुत सारी फसलें हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मसलन गंदम तो इंपोर्ट लादा ही है हमने, अदरक और थोम भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो क्वालिटी है डीएपी की या हमारी प्रोडक्शन की, अगर आप वाघा बॉर्डर पे खड़े हो जाएं तो राइट साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया है, लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान है। जो फसल राइट साइड पे है वो ग्रीन, लश ग्रीन है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो बेचारी, वो उसके अंदर ग्रीनरी कहीं कहीं प्रॉपरली नजर भी नहीं आती। ये है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड। पाकिस्तान अगर शहबाज शरीफ साहब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो इनपुट पे हमें काम करना होगा। सर, इस इनपुट को काम ठीक करने के लिए माफिया के साथ क्या शहबाज शरीफ साहब लड़ सकते हैं? जी, माफिया सॉरी है, मेरे ख्याल में इतनी ये पंजे गाड़ चुका है माफिया, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो एग्री सेक्टर में हो। और ये माफिया के अलावा जो हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, जो इलेक्टेबल्स होके आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा माफिया है। उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, शुगर मिलें उनकी हैं, और फिर यही इनके आपस में रिलेशनशिप है कॉर्पोरेट से। जो बिजली बनाने वाले कारखाने आप देखें ना, जो आईपीपीज है, वो पाकिस्तान में तो देखें ना, वो 80% इन लोगों की है जो हुकूमत में बैठे हैं या जिनमें हुकूमत पे असर रसूख है। तो वो कैसे उनको चैलेंज कर सकते हैं? जिनके कंधों पे ये लोग आए हैं सर, वो तो चैलेंज ही नहीं कर सकते। वो तो चैलेंज, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब एक्सपोर्ट तो आपने बता दिया कि एग्री एक्सपोर्ट तो उसी वक्त बढ़ेगी जब कंपेटिटिव होंगे। अगर एग्री के साथ लिंक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं हमारे, तो वो भी फिर हमारे वो इनपुट की वजह से उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हाई है कि हम तो किसी के साथ compete ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसका एक दूसरा वर्क अराउंड भी होता है। जी, वो भी मैं आपको जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान 2 साल पहले उनकी एग्जांपल देता हूं। उनके यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो मोबाइल्स होते हैं या जो ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होते हैं, एसी, डीप फ्रीजर्स, ये सारा चाइना डिपेंडेंट था, यानी चाइना से ही आती थे और उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ था। उन्होंने आईपीआई के नाम से इंसेंटिवाइज प्रोसेसिंग इनिशिएटिव एक स्कीम उन्होंने निकाला मोदी सरकार ने, और उन्होंने कहा कि जो भी इसके 2 शराइत होंगे, यानी अगर आप 100 रुपए की चीज बनाएंगे तो 50-100 रुपए हुकूमत आपको देगी इंसेंटिव। यानी आपने 100 रुपए की चीज बनाई तो 100 रुपए हुकूमत देगी उसमें से, और उसके लिए काफी रिगरस क्राइटेरिया बनाया। ये नहीं कि लल्लू पंजू भी आके उसमें जाके क्वालिफाई कर जाए। और उसकी शर्त ये रखी कि एक आपने जो फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो इंडिया में आके बनानी है, और दूसरे आपने माल को एक्सपोर्ट करना है। आप यकीन करेंगे कि पहली दफा उनकी मोबाइल एक्सपोर्ट वो कोई 20 से 25 अरब डॉलर जा चुकी है, मोबाइल एक्सपोर्ट्स। यानी जो मुल्क चाइना से इंपोर्ट्स करता था वो अब 3 सालों में 25 अरब डॉलर तक जा चुके हैं, और उनका टारगेट है कि हमने 100 अरब डॉलर तक पहुंचना है। तो आप आपको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ भी ये मसला है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का कि ये इंसेंटिवाइज करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे तो कहते हैं हमारे पास है नहीं, हमारा तो फिस्कल डेफिसिट का मसला है सर। तो फिर इनको अपने अलल्ले तलल्ले जो खर्चे हैं, जो गवर्नेंस है, जो इनके यहाँ सरकारी अखराजात है, इसको कम करके ऐसी स्कीम निकालने के टेक्सटाइल को। जी आफरीदी साहब, ये जो हमारे इनके अलल्ले तलल्ले, हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत आपके साथ। मंसूर आफरीदी साहब से हम बात कर रहे थे। मंसूर साहब, आप हमें ये बता रहे थे कि अल्ले तलले खर्चे में ख़त्म करने पड़ेंगे, लेकिन सर हमारी इनकम तो है ही कुछ नहीं। अल्ले तलले हम कहाँ ख़त्म करेंगे? अल्ले तलले ख़त्म भी कर लें, जो हमारे पे सूद की पेमेंट है और जो डेट सर्विसिंग है और इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करनी है, वो तो हम बीट ही नहीं कर सकते। एक तरफ कंपटीशन इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते। तो ये उड़ान प्रोजेक्ट कैसे सक्सेस करेंगे हमारे शहबाज शरीफ साहब?
हाँ, बात आपकी सही है कि अल्ले तलल्ले को खत्म करें, फिर भी रियासत पे खर्चों का बोझ है क्योंकि रेवेन्यू है। सर उसकी बात से इतनी बता दूं आपको, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि हमारा इस साल 10,500 अरब के करीब नेट इनकम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन हमारी जो सूदी पेमेंट है जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड है बजट में वो है 9,700 अरब के करीब, और अनऑफिशियली वो 12,000 अरब के करीब है। हाँ जी, ऐसे ही वो आपने एक दफा कैलकुलेशन करके निकाली थी, तो 12,000 अरब ही बन रही। लेकिन सर लीडरशिप का तो यही कमाल है ना। मैं आपको फिर जो ये लेजेंड फौत हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसकी मिसाल देता हूँ कि 1992 में हिंदुस्तान की हमसे बहुत बुरी हालत थी। यानी वो उनकी, मैं आपको बताऊं कितनी बुरी हालत थी कि जब IMF ने उनका प्रोग्राम आखिरी मराहिल में था तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी दें। सिक्योरिटी ये नहीं कि आप कोई अपना मोटरवे दे दें, या उन्हें कहा हमें मूवेबल सिक्योरिटी चाहिए कि अगर वो हमारे पास पड़ी हो तो अगर आप डिफॉल्ट कर जाए तो हम उसको भेज दें। तो सोना जो है, गोल्ड जो इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा था, उसको चुपके रियासत का जिस तरह 8वीं प्रोग्राम होता है, जिस तरह उस गोल्ड को चुपके बाहर भिजवाया गया। और पता कैसे लगा मीडिया को, इनकी हालत ये थी क्योंकि वो सरकारी गाड़ी इतनी पुरानी थी, तो वो एयरपोर्ट जाते हुए जब वो कैरी कर रहे थे तो वो खराब हो गई, और जब उसका ठीक करने लगे तो जब मिस्त्री आया तो वो अचानक से उसका जो डिग्गी है वो खुल गई गाड़ी की, उसमें से गोल्ड नजर आया। उन्होंने कहा ये क्या गोल्ड है, तो सरकारी, फिर वहां पे मीडिया वाले आए और फिर हिंदुस्तान में शोर मच गया कि ये तो आखिरी चीज होती है गोल्ड किसी मुल्क की, यानी जिस तरह घर में औरत की एक शान होती है जेवर पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, इस तरह तो ये आप बेच रहे हैं। और फिर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, यानी नरसिम्हा राव की सरकार, उनके मुल्क गिर हड़ताल, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि ये हम देंगे, हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, और उसके बाद उनका तारीखी जुमला पार्लियामेंट में था, एंड इंडिया विल नेवर लुक बैक। और उन्होंने फिर साबित किया कि हिंदुस्तान में पीछे मुड़ के नहीं दे। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब भी यही कर सकते हैं अगर इनमें विल हो, अगर इनमें सख्त फैसले लेने की ताकत हो और रियासत उनके साथ खड़ी हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपके देखें ना, खर्चे अगर आप वहां से कुछ बचा लें, कुछ डेवलपमेंट फंड से बचा लें, और किसी तरह से एक इंसेंटिवाइज स्कीम निकाल के जो बाहर की कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज करके यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगा के एक्सपोर्ट कर दो, तो 1-2 साल की तंगी होगी। जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और आपके पास जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके पास टैक्स भी आएगा, वहां प्रोडक्शन पे भी टैक्स आएगा, और जब बाहर जाएगा वहां पे भी टैक्स आएगा, और आपकी जब नौकरियां लगेंगी तो और तनख्वाहें आएंगी, उस पर टैक्स है, आपको फिर यही पैसे वापस मिल जाएंगे। सर जो आपको इसको मैं इसको आम फैमिली लैंग्वेज में ये कहता हूं कि इस पॉलिसी में इंडिया ने ये किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर ली रुपी टर्म में बेनिफिट देके, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्सपोर्ट भी सिक्योर कर ली वो एक बेनिफिट देके, और उसके साथ साथ अपनी आवाम के लिए इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, उनकी सैलरीज लग गई और पूरी सप्लाई चेन के लिए इनकम लग गई। एक ही पॉलिसी से उन्होंने 4 कट्टों को बांधा अपने बेनिफिट के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने। तो क्या हमारे शहबाज शरीफ साहब 4 कट्टे बांध सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं ना, मैं तो शहबाज शरीफ साहब नहीं, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बदकिस्मती से सबने काम नहीं किया। शॉर्ट टर्म चीजों के लिए काम करना है, रोडें बनाई, हाँ वो भी जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो ज्यादातर तवज्जो ऐसे मंसूबों पे था जो कोई इनकम जनरेशन नहीं थी, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, यानी ना एक्सपोर्ट बढ़ी हमारी, ना कोई टैक्सेशन में इजाफा हुआ। ये हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको, वही मैं आपको कहूंगा कि यू नीड टू लुक बियॉन्ड द इलेक्शंस। चले सर, इसमें उड़ान प्रोजेक्ट के ऊपर सर जिस तरह पहले भी रुकावटें आई हैं, सी पैक प्रोजेक्ट पे रुकावट आ गई जो हम कर रहे थे, चाहे वो इमरान खान साहब की करतूत है कुछ जिसकी वजह से सी पैक इफेक्ट हुआ, जब इमरान खान साहब आए बिल्कुल इफेक्ट हुआ, और आजकल भी हम देख रहे हैं कि हम पे सैंक्शंस लग रही हैं जब हम उड़ान प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, चाइना हमारे पास। सर वो क्या स्टोरी है जो सी पैक का है? आप देखें ना, ये भी एक ग्रेट गेम हो रही है और बड़ी गेम होने वाली।
आप देखें ना, जिस तरह खासकर अमेरिका में हुकूमत चेंज होने वाली है, ट्रम्प साहब आने वाले हैं, जो कि दुनिया में फेमस माने जाते हैं एंटी चाइना रेटरिक। यानी ये नहीं है कि इनकी ये कोई हुकूमती मंशूर है। आप ट्रम्प साहब की एक 1996 वाली तकरीर है जिसमें वो काफी यंग है, इसी तरह की डैशिंग सी पर्सनालिटी है। उस वक्त भी वो ओपरा विनफ्री शो आता था स्टार पे, अगर आपको याद हो, उस पे वो जाके वो बोल रहे हैं और वो सिर्फ चाइना के खिलाफ बोल, यानी ये 96 से चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। ये नहीं है कि इन्होंने कोई मंशूर बना के लोगों के वोट बटोरने के लिए ये इन्होंने किया। ये 1996 से उस वक्त जब इनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, उस वक्त भी ये प्रोग्रामों में जाके चाइना के खिलाफ बोलते थे और इमिग्रेशन के खिलाफ, जो कि अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव का अगर देखा जाए ना एज अमरीकी, तो वो बहुत सही बोल रहे थे और आज तक सही बोल रहे। लेकिन ना, अगर अमेरिका को दो मुल्कों ने फाइनेंशियली तबाह किया है, तबाह तो नहीं किया इन सेंस कि जो उनकी जो इंडस्ट्रियल पावर बेस है उसको कम किया है। एक लोग कहते हैं सोवियत यूनियन और रूस और अफगानिस्तान, वियतनाम, मैं उनको कुछ लीवरेज नहीं देता, उनसे अमेरिका को कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। असल में एक जापान ने उनकी ऑटो इंडस्ट्री का खात्मा किया और दूसरा चाइना ने। बिल्कुल, यानी जो आईफोन है जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट है वो भी 70-80% चाइना में बन रही है। अब उसमें से कोई 5 से 10% इंडिया में बनना शुरू हुआ है, लेकिन आप देखा जाए तो मेजर 70-80% आईफोन जो है अभी भी चाइना में बन रही है। तो चाइना ने और जापान ने ये अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी को हर्ट किया है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि अमेरिका इतना ग्रेट मुल्क है, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो टैलेंट को हर्ट करता है कि वो ऑटोमेटिव यानी गाड़ियों में वो दोबारा कम बैक कर लिया और कम बैक टेस्ला की सूरत में किया है। यानी वो जिसमें हम समझ रहे थे कि अमेरिका जो है वो गॉन स्टोरी बन चुका है, जो ऑटोमोबाइल्स में कभी भी वापस नहीं आएगा, वो ऐसे धमाकेदार वापसी हुई है कि जो नंबर 1 फैक्ट्री है या वो ब्रांड है वो टेस्ला, वो $1 ट्रिलियन की है, और जो नंबर 2 टोयोटा है दुनिया की वो $200 अरब की, यानी उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो लेकिन ये तो अमेरिका की ग्रेटनेस है कि वो कम बैक करता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि अमेरिका वर्ल्ड सीन पे काफी दहाइयों और सदियों तक रहेगा, क्योंकि वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात करते हैं कि इसमें पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है सर? पाकिस्तान के खिलाफ वो क्यों है? वो खुद लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो पाकिस्तान की तरक्की में वो क्यों रोड अटकाता है यार? हाँ, वो पाकिस्तान की बदकिस्मती है। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कभी कभी जो खूबसूरती है वो एक हसीन औरत की उसकी दुश्मन बन जाती है, मतलब ये में फंस जाती है। हाँ, वो यही है। तो क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे है, सीपैक का हम जो BRI कहते हैं वो तो खैर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपैक है। आप जितने भी रूट देख लें BRI के जो यूरोप को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो रशिया के थ्रू हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के थ्रू हो, चाहे वो जो साउथ चाइना सी के थ्रू हो या बर्मा के थ्रू हो, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता पाकिस्तान। तो आप इसको कोई भी डिबेट कर ले, इससे चाइना के पास इससे सस्ता तरीन और शॉर्टेस्ट तरीन रास्ता नहीं है। अब क्योंकि जो ट्रंप इंतजामिया है वो एंटी चाइना है और हमारी बड़ी डिपेंडेंसी भी है अमेरिका पे। अगर अमेरिका पे डिपेंडेंसी ना होती, तहरीक इंसाफ वाले तो कहते थे ना कि हमें आजादी चाहिए, तो वो फिर ट्रंप से क्यों उम्मीदें रख बैठे? इसका मतलब है कि अमेरिका गुलामी, जो अमेरिका के गुलामी में है वो हम रहेंगे काफी अरसे तक। अब तो ये साबित हो चुका है ट्रंप के आने से। तो जब वो ट्रंप साहब आएंगे तो वो तो पाकिस्तान को यही कहेंगे कि आप इधर हो जाएं या इधर हो जाएं। अब चाइना हमारा एक करीब तरीन दोस्त है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, हम वहां से जाएंगे तो भी मसला, इधर जाएंगे ये भी मसला। तो इन चीजों को अब स्ट्रेटेजिकली बड़े असरात आ रहे हैं। और आप ये ना भूलिए कि जो अफगानिस्तान में हालात हो रहे हैं वो भी सीपैक रिलेटेड है, क्योंकि जो चाइना अब वहां पे रास्ता बना रहा है अफगानिस्तान के रास्ते। सर, चाइना तो रास्ता बना रहा है अफगानिस्तान के रास्ते, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इस सिचुएशन में हमारे आसिम मुनीर साहब या शबाशी साहब या मोहसिन नकवी साहब, इनका क्या लाया-महला, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे कि हमारा उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो जाए, पाकिस्तान
तरक्की की तरफ उड़े, ना कि सफा हस्ती से उड़े। नहीं, इस पे तो मेरे ख्याल में जो आज की जो हमारी रियासत है, जो हुकूमत भी और स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो चीफ साहब हैं, वो क्लियर कट है। वो कहते हैं हमने बाहर का कोई प्रेशर नहीं लेना, हमने वो करना है जो पाकिस्तान के मफाद में है। और उन्होंने कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, तो उन्होंने करके दिखाया है। नंबर एक है, जब ईरान ने वहां पे कोई जंग मुहिम जुई की, उनको भी जवाब दिया गया, और अब अफगानिस्तान को भी ताबड़तोड़ जवाब दिया गया। और वो उनका एक रेड लाइन चीफ साहब ने खींच दी है कि पाकिस्तान इज द रेड लाइन फॉर अस। और ये जो मुज़ाकरात भी मेरे ख्याल में हो रहे हैं पीटीआई की तरफ से, वो भी इसी का एक आप कह लें एक पहलू है इस स्ट्रेटेजी का, कि मुल्क में अफ़ाम व तफ़हीम की फिजा भी कायम की जाए, अपोजिशन को भी इस तरह कॉर्नर ना किया जाए, कोने पे ना ले जाया जाए, जिससे मुल्क के मसाइल बढ़े। सर, अफगानिस्तान में मेरी एक डीजी साहब से मुलाकात हुई थी, कुछ अर्सा पहले की बात कर रहा हूँ, डीजी ISI से। उन्होंने कहा था कि जी इंडिया वहां पे बैठा हुआ है अफगानिस्तान में भरपूर तरीके से, और हमारे साथ शरारतें कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उनके खिलाफ। तो क्या आज भी इंडियन एंगेजमेंट है वहां पे अफगानिस्तान में? आप क्या समझते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? बिल्कुल, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल, वहां पे तो इंडियन और रॉ के काफी है जो मौजूदा। अब ये बदकिस्मती है कि हम अफगानिस्तान को हिस्टोरिकली इसको मैनेज नहीं कर पाए से। सर, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान है, कि बहुत से मौके पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने तालिबान को सपोर्ट किया, अफगानी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, हर तरीके से हमने उनकी मेहमान नवाजी की। लेकिन चंद एक अनासर अगर खरीद लिए जाएं, रॉ के लोग खरीद लेते हैं, इंडियन खरीद लेते हैं हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर आवाज उठाते, क्यों नहीं उसके ऊपर मेगा गेम में उसके ऊपर प्रेशर डालते पॉलिटिकली? मेरे ख्याल में ये चीजें उसी तरफ जा रही है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया क्यों एंगेज है, क्योंकि इंडिया हमें दो फ्रंट पे एंगेज करना चाहती है। एक तो उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर हमारा है, जो कि पंजाब और सिंध से लगता है, और उनका राजस्थान और पंजाब से, और दूसरा हमारा जो मगरबी बॉर्डर है अफगानिस्तान। तो कहते हैं जब हम दो फ्रंट पे एंगेज होंगे तो हमारी रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगी, अटेंशन भी ज्यादा चाहिए होंगी, और थिंकिंग और प्लानिंग भी स्कैटर्ड होगी। तो हम उस पाए पे हिंदुस्तान की कल थ्रेट, लेकिन अब हमें अल्लाह ने एक मौका दिया है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मैं कहता हूँ खासकर हमारी रियासत उसको यूज कर रही है, वो है बांग्लादेश के फॉर्म में। अगर बांग्लादेश को हमने सिंक कर लिया है, जो कि मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब 2 दफे डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकातें कर चुके हैं। पहली दफा हमारी बांग्लादेश के साथ तिजारत खुली है, पहली दफा जो भी चीज वहां पे जा रही है तो उसकी जो स्क्रूटनी है वो बांग्लादेश हुकूमत ने खत्म की है। तो हम हिंदुस्तान के साथ वही कर सकते हैं, क्योंकि इधर हम हैं और उधर बांग्लादेश, जो वो हमें अफगानिस्तान के थ्रू हमें करा रहे हैं। और ये एक बड़ा टिट फॉर टैट जवाब होगा हिंदुस्तान को देने के लिए, अगर हम बांग्लादेश का मौका हाथ से ना जाने। सर, हमने तो हर वो मौका गवाया हिस्ट्री में भी, चाहे वो 65 की जंग थी, जीत के हार गए, चाहे वो कतर की जंग थी, चाहे वो कारगिल वाकया था, हमने चाहे वो 9/11 था। 9/11 में इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की कहीं से कहीं पहुंच गई, यूएई कहीं से कहीं पहुंच गया, जो फ्लो हुआ वहां से, लेकिन पाकिस्तान ने अपने 80,000 लोगों की खून से लथपथ लाशें देखी और जबकि तरक्की नहीं देखी। हम तो सर जीती हुई जंग और अपॉर्चुनिटी से भी अपने आप को एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान को फायदा नहीं देते, बल्कि अपनी पर्सनल जेबें भरने की तरफ चले जाते हैं। ये सैड पार्ट है। लेकिन सर, हमने जो इस वक्त आपने खुद शाइन बात की कि आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब, शहबाज शरीफ साहब उसी डगर पे सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, और पॉलिटिकली हमने अपनी जो IMF कहता है पाकिस्तान इज एट 100, जो हमारी 100 में से 100 नंबर है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, हमारी जो लोकेशन है उसको बेहतरीन तरीके से कैश करना है, तो हमें चाइना को अपने साथ रखना होगा। चाइना हमारा फ्रंट पे होगा तो हम कैलकुलेट $60 अरब के एक्सपोर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं।
सब्जेक्ट टू के हम अपनी इनपुट ठीक करते रहें। सर ये तो बात होगी खत्म। अब हमें ये बताएं कि जो हमारे ये सरहदी मसाइल अफगानिस्तान के साथ हैं, करम में जो भी हो रहा है, इसको हम एमिकेबली कैसे हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफगानिस्तान के रास्ते जो बिल्कुल अफेक्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, वो जरा ठीक हो सके। क्योंकि ये मेरी एक स्टडी थी जो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सबमिट की थी एक एससीसी के लिए, कि ये वो बॉर्डर है चमन जहां से हम $5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंपोर्ट जो कर सकते हैं वो अलग है। जी हाँ, पर्सनली मैं खुद ऐसे बिजनेसमैनों को जानता हूं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान। अच्छा, मैंने उनसे फिर कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा कि ये आप किस तरह रूट है ना, मतलब ये तो सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, फिर रेट। वो कहते हैं कि यहाँ से जब ट्रक जाते हैं, ट्रेलर जाते हैं और तोरखम बॉर्डर पे, तो पाकिस्तानी ट्रक से होकर अफगानी ट्रक पे चले जाते, वहां पे फिर उनके पास रेट आता है और वो रेट स्टैंडर्ड होता है हुकूमत की तरफ से कि आपने ट्रक से उज्बेकिस्तान बॉर्डर तक इतने लें, उसमें से कोई हेर फेर नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वो हम दे देते हैं। ट्रक बिल्कुल बहिफाजत उज्बेकिस्तान बॉर्डर, फिर उज्बेकिस्तान बॉर्डर से कजाकिस्तान बॉर्डर और फिर कजाकिस्तान के कैपिटल, वहां पे पहुंच जाता है। मैंने कहा ये रात को सफर है, इतना लंबा है, आप 3 मुल्कों से कह रहे, तीनों मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर 100% सही है। ये पर्सनली जिनको मैं जानता हूं जो ये काम करते हैं, अभी उनको ये जो हमारी लड़ाई हुई है बॉर्डर पे, ये मसाइल उनको आए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम बाय एयर करें, लेकिन लैंड रूट तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये मैं देख के हैरान हो गया कि हमारे आप देखें ना, जब ये तोरखम बॉर्डर बंद होता है, ये जो किसी की स्किर्मिश होती है, लड़ाई होती है, तो आपको 100 हजारों ट्रेलर नजर आएंगे बॉर्डर पे। जी सर, तो इतना ट्रेड हो रहा है। अगर हमने हिंदुस्तान का ये बॉर्डर खोल के इनका ट्रेड, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है चाइना के बाद दुनिया में, तो अगर हम इनको कनेक्ट कर दें रशिया तक, तो अब राहदारी पे हम अरबों डॉलर कमाए, सिर्फ राहदारी पे। हमें अपनी एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो तो अलग है, हम राहदारी पे कहते हैं अफगानिस्तान मिलियंस डॉलर्स कमा रहा है राहदारी पे, और वो राहदारी पे क्यों कमा रहा है? क्योंकि हम उनको बेच रहे हैं। तो अफगानिस्तान की हम पे भी डिपेंडेंसी बहुत है। उनको भी ये समझना चाहिए कि लड़ाई झगड़े करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि वो राहदारी से अरबों और करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। तो और लेकिन ये जंग तो किसी की मफाद में नहीं। सर वो कमा रहे हैं, अब उनको देखना है कि उनके दरमियान अफगानिस्तान में गंदी मछलियां कौन है जो रॉ के हत्थे चढ़ी हुई हैं। क्या तालिबान खुद हैं, जो मैं नहीं समझता, लेकिन ये वही हैं जो कोई गरीब है, कोई $10,000 में बिक जाए, कोई $20,000 में बिक जाए, या 30,000। तो जो हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अफगानिस्तान में कैप्चर करनी है कि वो जो गंदी मछलियां उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में जो अमन की जो आशा चला रहे हैं कि वहां पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई और हर फैमिली को रोजगार मिल गया तो वहां अमन आ जाएगा। अगर $5 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी ये दो बॉर्डर्स हैं जो दो अफगानिस्तान के साथ तोरखम हो या चमन हो, इन बॉर्डर्स पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट कर दें तो ये जो उड़ान पाकिस्तान की बात हो रही है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। क्योंकि बलूचिस्तान में और केपीके में हमारे जो दोस्त हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सिंध और पंजाब। तो हमने ये जरूर देखना है कि दोनों सूबों में जो एक डिफरेंस आ चुका है जो इनकम और एक्सपेंस का, बल्कि डिफरेंस तो चारों सूबों में है, तो इसको खत्म करने के लिए जो उड़ान पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा अच्छा रोल अदा हो सकता है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी 100% सही बात है। ना सिर्फ मैं कहता हूं एक्सपोर्ट कोई $5 अरब बढ़े, बल्कि मैं तो इस बात पे भी करता हूं कि $5 अरब हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है, और $5 अरब हम अगर हमारे, आपको याद है जब ये जनरल बाजवा साहब थे और तो खान साहब की हुकूमत, मेरे ख्याल में उस वक्त आखिरी महीने थे या शुरू के पीडीएम की हुकूमत थी, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनमें जनरल बाजवा साहब ने भी खिताब किया था। वो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सारी दुनिया से हमायदीन आए थे और उन्होंने वहां पे विजन दिया था अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ
तरफ से कि हम पाकिस्तान अब चाहते हैं कि हम इस सिक्योरिटी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है हमारा, इससे निकल के हम एक सोशो इकोनॉमिक रियासत बने, और उसके लिए जरूरी है कि हम कनेक्टिविटी पे तवज्जो दें। उन्होंने उस पर ये जोर दिया कि ना सिर्फ चाइना की कनेक्टिविटी हम दुनिया से कराएं, बल्कि हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी हम सेंट्रल एशिया से कराएं। सर, दो बड़ी ताकतें हैं हमारी। सर, इसमें जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर तो हम खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, हम अपनी प्रोडक्ट रशिया भेज सकते हैं तो हमें बेनिफिट है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडियन से कम है, इंडियन से कम है, तो हम एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव हो जाएंगे, अपना बेनिफिट उठा लेंगे। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो हम नहीं उठा सकते। बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाजरीन, हम बात कर रहे थे मंसूर साहब के साथ, उन्होंने क्लियर कट कहा कि उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो सकता है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे। राहदारी में हम बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं अगर हमने राहदारी को अपनी कमाई बनानी है। अगर हमने इंडस्ट्री और एग्री सेक्टर को अपनी कमाई बनानी है तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। पाकिस्तान खुशहाल उस वक्त होगा जब पॉलिसीज में जो हिटमैन पॉलिसीज हैं, जो डिफेक्टिव पॉलिसीज हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, उनको ख़त्म किया जाए। वक्त ख़त्म हो रहा है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।